आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो असल में हमारे पास आज पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है, तो हम डेरिवेशन करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन असल में आपके पास क्या करती है कि आपके पास अगर एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप हो, ठीक है, तो पाइप के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये असल में रिलेट करती है किसी भी आइडियल फ्लूइड के प्रेशर को उसकी हाइट और स्पीड के साथ। फिर उसके बाद हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी बर्नौलीज इक्वेशन की, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो पाइप है उसके दो एंड्स हैं, एक लोअर एंड है और एक अपर एंड है। लोअर एंड के लिए जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था वो W1 था, जो कि असल में बराबर आया था P1, जो कि प्रेशर है एट। तो लोअर एंड पे जो प्रेशर लग रहा था वो आपके पास P1 था, जबकि एरिया क्या है वो A1 है, और जिस वेलोसिटी के साथ आपका फ्लूइड लोअर एंड पे मूव कर रहा है वो V1 है, और कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर मूव कर रहा है, डेल्टा T। जबकि उसके साथ साथ हमने अपर एंड के ऊपर भी वर्क डन कैलकुलेट किया था, जो कि असल में W2 था, और वो बराबर आया था हमारे पास माइनस माइनस साइन इस वजह से आया था क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो फ्लूइड की मोशन की डायरेक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। उसके साथ साथ आपके पास A2 आया, जो कि असल में एरिया है अपर एंड पर। उसके साथ V2 वो वेलोसिटी है जिसके साथ फ्लूइड अपर एंड पर मूव कर रहा है, और डेल्टा T वो स्मॉल टाइम है जिसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड कवर कर रहा है अपर एंड पर। तो अब चूंकि फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो टोटल वर्क हो रहा होगा वो असल में क्या होगा, वर्क डन एट लोअर एंड और वर्क डन एट अपर एंड का सम। तो फिर मेरे पास जो टोटल वर्क है उसको मैं W से डिनोट कर रहा हूं, और वो बराबर आ जाएगा मेरे पास W1 प्लस W2। अब मैं तस्वीर को और टोटल वर्क डन को काट कर नीचे ले आया हूं, और W1 और W2 की वैल्यूज आपकी आंखों के सामने यहां पर रखती हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जो W है वो मेरे पास आ जाएगा, असल में W1 की मेरे जगह आ जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा T, जो कि मैंने लिख दिया है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। और जबकि W2 क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके साथ आ जाएगा P2 A2, उसके साथ V2 और डेल्टा T आ जाएगा, मैं लिख के बता देता हूँ। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें कि आपके पास इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आ रही, जो कि A1 V1 और A2 V2 है। A1 V1 असल में लोअर एंड के ऊपर एरिया और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड को, जबकि आपके पास A2 और V2 क्या बता रहे हैं कि ये एरिया एट अपर एंड और वेलोसिटी एट अपर एंड। अब अगर हम रिकॉल करें अपनी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती थी कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म पाइप के लिए, जैसे कि ये वाला है, इसके लिए आपके पास जो फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा उसका जो वेलोसिटी और एरिया का प्रोडक्ट है वो किसी भी पॉइंट पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इस लोअर पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, वो A1 और V1 होगा, जो कि बराबर होना चाहिए एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के अपर एंड पर, जो कि असल में A2 और V2 है। यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक जिस जगह पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। अब ये जो V1 है ये तो असल में आपके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होती है असल में आपके पास कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो जो V वेलोसिटी है वो असल में बराबर होती है आपके पास डेल एक्स, जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो किसी के टाइम ड्यूरेशन डेल्टा T में कवर हुई। अब चूंकि जितना फ्लूइड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा नीचे से ऊपर जाने के लिए, असल में इतना ही फ्लूइड यहाँ से फिर आगे की तरफ धकेला जाएगा ना। तो V1 की फिर हम पहले लोअर एंड पे जो वेलोसिटी होगी वो V1 होगी, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डेल x1 होगी। इसी तरह V2 जो होगी आपके पास वो किसके बराबर होगी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए क्या होगा, वो तो सेम ही होगा, जबकि यहाँ पर क्या है, डेल x2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी डेल t। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं V1 की जगह पुट कर दूंगा असल में डेल x1 t, तो A1 मेरे पास आ जाएगा डेल x1 डिवाइड बाय डेल t, जो कि बराबर आ जाएगा असल में आगे राइट हैंड साइड के A2, जबकि डेल x आपके पास 2 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है एट अपर एंड, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा, तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया है। अब ये एरिया इनटू लेंथ जो होता है वो असल में वॉल्यूम बन जाता है, तो आपके पास ये आ जाएगी पूरी टर्म V बाय टी। तो सेम चीज आपके पास ये जो A2 है इसका जब प्रोडक्ट लेंगे आप स्मॉल लेंथ डेल x2 के साथ अपर एंड पर, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं V बाय डेल टी। इसका मतलब ये हुआ कि A1 V1 जो कि बराबर है असल में A2 V2 के, वो असल में बराबर आ जाएगा आपके पास
v बाय डेल टी, या फिर मुझे ये भी कह सकते हैं कि डेल v बाय टी, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखा था कि ये वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल v बाय डेल टी, जो कि मैंने आपके लिए लिख दिया है। और डेल v असल में वॉल्यूम ही है, तो इसको हम क्या कर लेंगे कि वॉल्यूम जो लिक्विड ने डिस्प्लेस किया होगा उसको डेल v कह रहे हैं, तो हम उसको जनरलाइज करने के लिए v कह लेते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ये लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो असल में डेल टी की बजाय अब हम कह लेते हैं कि वो क्या है, वो t है। तो अब उससे फायदा ये होगा कि मैं क्या करूंगा कि a1 और v1 और a2 और v2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, v बाय टी इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास जो w है असल में वो आ जाएगा, w बराबर आ जाएगा इक्वल टू p1, उसके साथ साथ आपके पास a1 v1 की जगह आ जाएगा आपके पास v बाय टी। तो यहाँ पर मैं v बाय टी लिख दूंगा, और उसके साथ साथ चूंकि हमने टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पर डेल टी की बजाय टी कर दिया है, तो यहाँ पर भी जो टाइम ड्यूरेशन डेल टी है इसको हम यानी कि छोटा टाइम है उसको अब हम क्या कह लेंगे, क्योंकि टाइम टी है स्मॉलर ही है अभी भी। साथ माइनस का साइन आ जाएगा, फिर P2 आ जाएगा आपके पास, और P2 के साथ आपके पास आ जाएगा A2 V2 की जगह आपके पास सिमिलरली आपके पास V डिवाइड बाय टी आ जाएगा, और साथ डेल टी की जगह आपके पास आप क्या आ जाएगा, वो भी टाइम टी आ जाएगा। ये टी इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला टी इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा P1 V माइनस P2 V, जबकि इस v में ये असल में आपका वॉल्यूम है, याद रखिएगा। स्पीड से या वेलोसिटी से फर्क मिक्स ना कीजिएगा इसको। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम दोनों जगह पर मौजूद है, दोनों। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से वॉल्यूम को कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से। तो आपके पास जो वर्क डन टोटल हो रहा होगा वो असल में होगा P1 माइनस P2, यानी कि ये प्रेशर का डिफरेंस है P1 माइनस P2, किसके लोअर एंड और अपर एंड के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो क्या है, P1 माइनस P2, और साथ आ जाएगा वॉल्यूम V। तो ये मैंने रिजल्ट आपके लिए फाइनलाइज करके लिख लिया है। अब जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है कि यानी कि कितना वॉल्यूम के अंदर कितना मैस समाया हुआ है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होती है आपके पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी वॉल्यूम के अंदर कितना मैस समाया हुआ है। तो अब आपके पास ये यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो ये जो वॉल्यूम है ये इधर असल में डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो असल में आपके पास जो वॉल्यूम V है वो असल में बराबर आ जाएगा m ओवर रो के। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो आपके पास जो वर्क डन है वो असल में आ जाएगा इक्वल टू प्रेशर का डिफरेंस जो कि P1 माइनस P2 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, और साथ आपके पास आ जाएगा m ओवर डेंसिटी। और याद रखिएगा यहाँ पर ये जो डेंसिटी है वो फ्लूइड की है। अब ये हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया जो कि असल में हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस, उस फ्लूइड का मैस और उसकी डेंसिटी को डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये इस सब के बराबर आ रहा है। अब जो टोटल वर्क डन हुआ है अगर आप गौर से देखें इस एनिमेशन के अंदर, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये फ्लूइड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो जो मोशन होती है किसी पार्टिकल की, उसकी वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है ये जो वर्क डन आपने किया है टोटल, ये किस में तब्दील हुआ है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में। ये बात समझ आ गई। अब उसके साथ साथ ये जमीन से पहले कुछ इस हाइट पे था पाइप, ठीक है। तो अब ये जो फ्लूइड है ये मूव करके ऊपर की हाइट की जानिब जा रहा है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जो वर्क आपने किया है वो असल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये तब्दील हो रहा है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि हाइट में तब्दीली आ रही है, क्योंकि फ्लूइड लोअर हाइट से अपर हाइट की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क डन हुआ है W, वो असल में बराबर है कि फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में एक तो तब्दीली आई जो कि मैं लिख रहा हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की वजह से होती है, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी तब्दीली आई है जो कि असल में हाइट की वजह से होती है। जैसे कि यहाँ पर फ्लूइड हाइट h1 से किस पर गया है, h2 पर। और ये असल में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही इस्तेमाल किया है कि जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ है, तब्दील हुआ है। अब मामला मेरे और आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। मैं W की जगह पुट कर दूंगा P1 माइनस P2 मल्टीप्ल, यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ठीक है, साथ ये फ्रैक्शन का साइन m ओवर रो, जो कि बराबर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो असल में
फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करें आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से, तो ये जो लोअर एंड पे इसकी एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है मोशन की वजह से, जबकि अपर एंड पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से है। तो अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसका एक्सप्रेशन तो होता है हमारे पास 1/2 काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो 1/2 m। अब मैथ तो चेंज नहीं होगा, जो लोअर एंड पर होगा वही अपर एंड पर होगा, जबकि जो यहाँ पर आती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर फिर v का स्क्वायर, लेकिन अपर एंड पे जो वेलोसिटी है वो क्या है v2, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा v2, फिर यहाँ पे मैं माइनस डाल दूंगा, फिर आ जाएगा मेरे पास 1/2 और जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो जो कि होगी मैथ तो सेम वही आ जाएगा और v1 का स्क्वायर। चलें अब इसकी ज़रूरत नहीं रही तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब उसके साथ साथ आपके पास ये तो काइनेटिक एनर्जी की तब्दीली मैंने लिख ली, अब पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली लिखनी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो असल में आपके पास तो बराबर होती है mgh के, लेकिन यहाँ पे तो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी के, तो वो होगी असल में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि असल में mg, और वो हाइट h2 पे है क्योंकि अपर एंड है, वो हाइट अपर एंड पे हाइट है, माइनस 7 आ जाएगा इनिशियल हाइट जो कि h1 है ग्राउंड लेवल से, उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 होगी। अब अगर आप देखें दाएं जानिब इक्वेशन के बाएं जानिब और दाएं जानिब, तो एक चीज आपको सिमिलर नजर आ रही होगी, वो ये है कि हर टर्म के अंदर मैथ्स मौजूद है, तो मैथ्स कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो बाकी मैं मुकम्मल करके लिख देता हूँ। तो ये मैंने मुकम्मल करके आपके पास लिख दिया, इधर में से मैथ्स कॉमन है तो 1/2 v2 स्क्वायर बचा, यहाँ से -1/v1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से gh2 बचेगा और यहाँ से gh1, साथ ये लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह आ गई। इसमें ये मैथ्स इस मैथ्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तब दोबारा आप मजदूरी करने से बेहतर है कि मैं यहाँ से खाली m को काट दूँ या ख़त्म कर दूँ और यहाँ पर ये भी ख़त्म कर दूँ। तो इसको एक खूबसूरत सी शक्ल दे दी इक्वेशन को मैंने, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी है, जबकि इस तरफ आपके पास ये टर्म्स आ रही हैं। अब हम हतमी स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें आपके पास ये जो रो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो दोबारा पूरा स्टेप लिखने की बजाय मैं सिर्फ क्या करूंगा कि इसको इधर ले आऊंगा और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हार्ड वर्क की बजाय हम अब स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ये बात भी अब आपको समझ आ गई यहाँ पे कि रो इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ आपके पास, अब हर एक टर्म से इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो क्या आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, मैं मुकम्मल कर देता हूँ। तो जब मैंने रो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये सारी टर्म्स इस तरह से आ गई। अब जिन जिन टर्म्स के साथ 1 है उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, जैसे प्रेशर P2 है यहाँ पर तो इसके साथ 2 है तो इसको हम राइट हैंड साइड पे, मतलब कि 1 वाली टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठी कर लेंगे और 2 वाली टर्म्स हम राइट हैंड साइड पे। तो मेरे पास आ जाएगा P1 प्लस आपके पास ये वाली जो टर्म है इधर डिवाइड माइनस वाली उधर जाके क्या हो जाएगी जमा, जबकि ये वाली माइनस रो GH1 है, ये इधर माइनस वाली उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो रो GH1, फिर P2 माइनस उधर जाके प्लस, बाकी ये टर्म और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो ये जो तमाम टर्म्स का सम है प्रेशर और उसके बाद ये असल में काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये कैसे है ये मैं बताता हूँ। उसके साथ साथ ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, ये इस पॉइंट पे हैं और इन सब का सम बराबर है। असल में प्रेशर P2 जो इस पॉइंट पर है, उसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो इस पॉइंट पर, और जो माजरत छोटी सी गलती यहाँ पर 2 नीचे आना चाहिए था, और जबकि ये है पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी एट अपर एंड। और क्या ये वही इक्वेशन नहीं है जो आपने शुरू में मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर, तो वो P1 प्लस रो 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ये एक खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई है, सिर्फ अच्छी राइटिंग में, ये थोड़ी बुरी राइटिंग में, लेकिन है तो ये वही। अब इसको टर्म बाय टर्म एक्सप्लेन करते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कैसे है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 mv का स्क्वायर। तो मैं अगर क्या करूं कि आपके पास डेंसिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, यानी कि रो से, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी डेंसिटी से नहीं वॉल्यूम से, तो मैं इधर काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर इन टर्म्स को भी वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ। तो ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये असल में क्या होता है, डेंसिटी होती है ना। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गई, असल में काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसी तरह आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि P डॉट E होती है वो असल में किसके बराबर होती है, mgh के। तो अगर मैं दोनों साइड पे वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं, जैसे कि यहाँ पर V से डिवाइड किया और यहाँ पे D से डिवाइड किया, V से सॉरी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो आपके पास ये आ जाएगी रो GH। तो अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फिजिकली मतलब क्या है, वो यही है कि इस हाइट पर या इसमें से किसी भी हाइट पर आपके पास इस गिवन वॉल्यूम के अंदर
कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मौजूद है वॉल्यूम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो मौजूद है उसको वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है कि यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस वॉल्यूम के अंदर, तो आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप वॉल्यूम से इसके डिवाइड कर देंगे तो वो जो एनर्जी हासिल होगी वो असल में क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, तो प्रेशर को आपने एनर्जी डेंसिटी से कैसे जोड़ना है, या अभी जोड़ा ही नहीं आपने, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट्स होने चाहिए वही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए ना। तो क्योंकि टर्म्स सम हो रही हैं, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट सेम होता है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी यूनिट क्या होगा, वो सेम होगा। तो इसी तरह फिर क्योंकि सेम टर्म्स के आपस में ऐड होती है ना यूनिट्स की, इस वजह से प्रेशर के भी यूनिट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले होने चाहिए। तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप को भी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर कि जो प्रेशर है ये P है ना, तो प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स ओवर एरिया के। तो आप क्या करें कि फोर्स के साथ एक डिस्प्लेसमेंट या लेंथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करवा दी और साथ नीचे डिवाइड भी करवा दी। तो मैं यूँ सिर्फ लिख रहा हूँ भी, ठीक है। अब जो चीज़ मल्टीप्लाई करवाई वही डिवाइड करवा दी, तो ओवरऑल रिजल्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हासिल होगी और वो ये है कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो असल में क्या दे देती है, वर्क डन, और जब एरिया किसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या दे देता है, वॉल्यूम। जबकि वर्क डन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, बताने के लिए बता रहा हूँ। तो आपके पास इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट है या जो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट है वही असल में वर्क डन के यूनिट है। तो ये जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है इसके भी असल में वही यूनिट हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हैं या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हैं। और ये जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है ये असल में किसके बराबर है, प्रेशर के। इसका मतलब है जो प्रेशर के यूनिट हैं वो असल में पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स के बराबर हैं। और क्योंकि बज़ाहिर इस इक्वेशन से आपके पास एनर्जी कंजर्व हो रही है, तो इस वजह से आपके पास ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो असल में आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। और इसी की वजह से आपने यहाँ पर नीचे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही इस्तेमाल किया था कि जो वर्क डन है वो तब्दील हुआ था किसमें, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो आज हमने बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव किया।